नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर, हैदराबाद में ओवैसी की ही निजामशाही चलेगी या तख्ता पलट होगा, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हैदराबाद के निकाय चुनाव को बीजेपी ने एक मिशन बना लिया है और प्रचार के आखिरी दिन आज गृह मंत्री अमित शाह ओवैसी के गढ़ पहुंचे। थोड़ी देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले शाह ने सिकंदराबाद की गलियों में रोड शो के जरिए हुंकार भरी है। सिकंदराबाद की गली कूचा आज सबके सरिया रंग में रंगा नजर आया। जिस रास्ते अमित शाह का काफिला गुजरा वो इलाका केसरिया हो गया। हजारों की भीड़ शाह के साथ चल रही थी। अमित शाह पर फूलों की बारिश हो रही थी। लोग शाह को देखने के लिए घर की छत पर आ गए। पूरा हैदराबाद शहर बीजेपी के रंग में रंगा दिखाई दिया। रोड शो से पहले अमित शाह ने हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी देवी मंदिर में दर्शन किए, देवी मां की पूजा की, आरती की, देवी मां से जीत का आशीर्वाद मांगा। अमित शाह के रोड शो के दौरान केसरिया रंग तो छाया ही था, जय श्री राम के नारे भी लगे। ये गूंज ओवैसी ब्रदर्स की नींद उड़ाने वाले थे। हमारे संवाददाता टी राघवन शाह के काफिले के साथ चल रहे थे। राघवन की रिपोर्ट देखिए, समझिए हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश इस बार इतना हाई क्यों है। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अवसर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी। अगर संगठन की मजबूती की बात कर लें तो 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी इतनी मजबूत तेलंगाना में नहीं लगती थी, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब यहाँ पर हैदराबाद की गलियों में जय श्री राम के नारे हमें सुनाई देते हैं। आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता समर्थक अमित शाह के ट्रक के बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार इस बात से नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी इस बार चुनाव में जीतेगी। बहुत ज़्यादा उत्साह आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा। जिस पुष्प वर्षा की बात आप कर रहे थे, हमारे कैमरों पर भी वो पुष्प वर्षा अब हमें नज़र आने लगी है। और जिस तरह की भीड़ अगर हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहें तो आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर इस अमित शाह के रोड शो को देखने के लिए उमड़े हैं। जो आम लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक नेताओं के अलावा, वो भी अब इस चीज़ को एसेस करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक दिन का वक्त उनके पास बचा है। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। वो भी इस बात को एसेस करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के पक्ष में वोट दिया जा सकता है। एक बार आप फिर देखिए कि कलर जो है पूरे बीजेपी की गलियों को बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के केसरिया बना दिया है। ये वोट क्या अब वहाँ पहुँचेगा? क्या ये वोट पोलिंग बूथ तक जाएगा? ये वोटर पोलिंग बूथ तक जाएगा? बीजेपी के पक्ष में वोट में तब्दील होगा? क्या बीजेपी ये वोटर तय करेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए भी बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बनाकर रखी हुई है। बात करने की कोशिश करते हैं जो आम लोग हैं, जो इस रोड शो को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, उनके मन में क्या चलता है ये जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के रोड शोज में, क्या आपको लगता है कि इस बार जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी जीतेगा? जीत जाएगा। क्यों आपको ऐसा लगता है? सब जने हिंदू के धर्म के लिए बीजेपी को वोट करते, धर्म के लिए बीजेपी को वोट करना चाहिए, आपको ऐसा मानना है? हाँ। और जो भी है पूरे तेलंगाना के पब्लिक जो है पूरे। और इस वक्त अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, आइए सुनते हैं। मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई हैं, मगर आईटी हब तब बनता है जब
इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है, उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्न आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दे। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा भूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ। 15 डंप यार्ड बनाने थे,
एक डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए, कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गया 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूं, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। मोदी जी ने एम्स में मेडिकल कॉलेज दिया, मजदूरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेज दिया और अस्पतालों को कंप्लीट करने का काम मोदी जी ने किया। रे साहब वो तो छोड़िए, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपए की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। आपने पॉलिटिकल रीजन से मोदी जी हैदराबाद में लोकप्रिय हो जाए इसलिए उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और हैदराबाद के गरीब को आपने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य योजना से महरूम रखा है। आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख रुपए की दवाई नहीं मिलती, ऑपरेशन नहीं करा पाता, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही केसीआर साहब होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी कुछ किया है। हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प 16,000 करोड़ की लागत से जिसको 30 किलोमीटर लंबा बनाया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने ही किया। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति की 4 बनाए हैं। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद, ऐसे 4 बनाए हैं। 40,800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए। GHMC के लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए है। अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी PM स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये PM स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को PM स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए। लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले पासपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब पूरी व्यवस्था को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलॉजी बेस कर एक अद्यतन पासपोर्ट ऑफिस यहां पर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद के अंदर ये IT का बड़ा हब है। देश भर के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारे योजनाएं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट है मगर FDI इनफ्लो सबसे ज्यादा भारत में है। FII इनफ्लो भी नवंबर में रिकॉर्ड जगह पे पहुंचा है। IT सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को हो रहा है। हमने देखा है कि हैदराबाद में भारत की योजना और प्रधानमंत्री जी के सबसे संपर्क से कई बड़ी बड़ी कंपनियां
आकर्षित होकर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और मेक इन इंडिया की चमक भी हैदराबाद के अंदर बढ़ी है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। अब न केवल वर्क फ्रॉम होम, इसकी जगह वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए रास्ता खुला है और इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद के युवाओं को होने वाला है, जो आईटी प्रोफेशनल है उनको होने वाला है। ये मिनी भारत है। भारत भर के युवा यहाँ आते हैं, इनको वर्क फॉर होम की साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक शहर के युवाओं को होना है तो वो हैदराबाद को होना है। स्टार्टअप के लिए भी बहुत ध्यान दिया गया है। ढेर सारी प्रायोरिटी, में डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर स्टार्टअप को मोदी जी ने खुद एक थ्रस्ट देकर एक नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को होने वाला है। स्टार्टअप्स के लिए व्यापार में आसानी हो, इसके लिए एक नया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार कर बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बड़ी जंप लगाई है और इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। मित्रों, ये सबके कारण हैदराबाद जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, इसके युवा प्रोफेशनलस को बहुत, उनके लिए एक क्षितिज बहुत बड़ी खुली है और इसका फायदा हो रहा है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। मैं आपको, हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया है। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ, हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना, यहाँ से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए
मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हुई। आप एक एक कर सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ से कोई जो नाम बोलेंगे उसको करेंगे। जल्दबाजी मत करिए, सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। हैं? भाजपा को अगर मौका दिया तो हैदराबाद को अंबानी के हाथों बेच देगी, क्योंकि उसका नारा बेचो इंडिया हो चुका है। LIC को बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, हर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बेचने के कगार पर लगी हुई है। चलिए साहब, ये सबको इसका जवाब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है। हमारा इस देश के 17 से ज्यादा राज्यों में शासन है, केंद्र में कई बार हम शासन में रहे हैं। हमें देश की जनता जानती है और बार बार वोट भी देती है। जो ये आरोप लगाते हैं उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है। सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशीज रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। केसीआर सर ये कहते हैं, केसीआर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेंट्रल की तरफ से कोई फंड्स नहीं पहुंचे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि जब बाढ़ आई है कहीं भी होने दो, कुछ सेंटर की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गई है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं, 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट SDRF का हमने दे दिया था और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है। जरा वो कल जांच कर ले और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। तो अमित शाह ने ओवैसी पर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर परिवार तक ही सीमित क्यों है। और साथ ही बड़ी बात उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत और आखिर में भी कही, मुद्दों के साथ कही कि अब हैदराबाद को आईटी हब बनाने की जो संभावना है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा खुद TRS और मजलिस है, इसलिए उन्हें मौका दिया जाए और आईटी हब बनाने को जो सपना है उसे भारतीय जनता पार्टी पूरा जरूर करेगी। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना है। बड़ी खबर पर आगे भी अपडेट ब्रेक के बाद।